So hello dear friends, I hope you all are doing well. So today we are going to learn some MCQs based on the topic 14 Principles of Management by Henry Fayol. In our previous videos we have already discussed these principles in details, right? If you missed them, please check the description box of this video where you will find the links. तो चलिए let's begin. The first question: a manager allows employees to take routine decisions on their own but keeps major policy decisions with top management. Which principle of management is being followed? यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैनेजर है जो अपने एम्प्लॉयज़ को डेली रूटीन के छोटे मोटे जो वर्क रहते हैं उनके लिए जो उनके रिगार्डिंग जो डिसीजंस होते हैं वो लेने की फ्रीडम देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, लेकिन जो मेजर डिसीजंस होते हैं लाइक पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस या फिर स्ट्रैटेजिक काइंड ऑफ डिसीजंस वो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पास में ही रखते हैं. ये यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं. रूटीन डिसीजंस आर टेकन बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है और ये कौन से प्रिंसिपल में मेंशन है? चलिए ऑप्शंस एनालाइज करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हम जानते हैं एक गोल के लिए एक ही प्लान का यूज़ करना और एक ही हेड के अंडर. तो ये वाला टर्म तो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है. सेकंड है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल ये कहता है कि हमको एम्प्लॉयज़ को एंकरेज करना चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें, राइट? तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ नहीं हो रहा है. सी वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. एग्जैक्टली यही वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है. रूटीन डिसीजंस जब लोअर लेवल मैनेजमेंट को लेने की फ्रीडम दी जाती है इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. और इसी के अपोजिट जब पावर एक जगह कंसंट्रेटेड होती है यानी मेजर जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, यानी कि पावर का कंसंट्रेशन सिर्फ कुछ ही लोगों के पास में है, इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन. तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है वो फॉलो हो रहा है. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का एक बैलेंस देखने के लिए हमको मिल रहा है. तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फेयोल्स प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस होना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरी होता है टू रन इट इफिशिएंटली, राइट? आई होप क्लियर है. The correct answer is C. Proper balance between centralization and decentralization improves efficiency and motivation. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉय रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बोथ द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द HR मैनेजर लीडिंग टू कन्फ्यूजन. यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल है, विच प्रिंसिपल इज बीइंग वायलेटेड, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल है जो फॉलो नहीं हो रहा है, जो टूट रहा है, कौन सा प्रिंसिपल है. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक एम्प्लॉय है वो अपने प्रोडक्शन मैनेजर से भी इंस्ट्रक्शन रिसीव कर रहे हैं, अपने HR मैनेजर से भी रिसीव कर रहे हैं, जिससे कि वजह से उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है. यानी कि एक एम्प्लॉय जो है वो दो बॉसेस से इंस्ट्रक्शन रिसीव कर रहे हैं और हमने हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल पे पढ़ा है कि एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए जिनसे वो इंस्ट्रक्शन रिसीव करेंगे. तो इसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक ही बॉस से आपको कमांड मिलनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पर यही वाला जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, यही वाला प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हो रहा है. तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? द राइट आंसर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड. यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहा है. यहाँ पर एक एम्प्लॉय दो मैनेजर्स से इंस्ट्रक्शंस को रिसीव कर रहा है जिससे कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है. आई होप क्लियर है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. यूनिटी ऑफ कमांड requires that an employee should receive orders and should report to one and only one boss, right? Okay, let's move to the next question. Question number 3. Frequent transfers and job insecurity
are reducing employee efficiency in an organization. Which principle should be emphasized to solve this problem? क्या प्रॉब्लम हो रही है? एम्प्लॉय का बार बार फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, जिसकी वजह से जॉब इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है, जिसके कारण एम्प्लॉय की एफिशिएंसी जो है वो लो हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा प्रिंसिपल है जिस पे हमको एम्फेसाइज यानी कि ध्यान देने की आवश्यकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल ऐसा पढ़ा था जहाँ पर ये कहा गया था कि बार बार जॉब पोजीशंस चेंज करने से या ट्रांसफ़र बार बार फ्रीक्वेंटली करने से क्या होता है, एम्प्लॉय का जो है वो मोरल भी डाउन होता है, प्लस एफिशिएंसी भी रिड्यूस होती है, और जॉब इनसिक्योरिटी यानी कि जॉब को लेकर उसको सेफ्टी फील नहीं होता है अगर हम बार बार उसका एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे उसको प्लेस करेंगे, राइट। और इस प्रिंसिपल को कहा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। हमको किस प्रिंसिपल पे ध्यान देने की आवश्यकता है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि जिस पोजीशन में जितना टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है उतना ही एम्प्लॉय उस पोजीशन पे लग के काम कर सके, उसको बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र ना किया जाए, राइट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। सो द करेक्ट आंसर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जो कि एंश्योर करता है एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस एंड हाई प्रोडक्टिविटी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। अ कंपनी encourages open communication across levels, allowing employees to directly contact higher authorities in emergency situations. This concept is related to which principle? यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक कंपनी है जो कि एनकरेज कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो एमरजेंसी सिचुएशंस में जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रेफर करें, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए हायर अथॉरिटीज़ से एट द टाइम ऑफ अर्जेंसी या एमरजेंसी सिचुएशंस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने एक कॉन्सेप्ट के अंडर पढ़ा था जिसको कि हम कहते हैं स्केलर चेन कॉन्सेप्ट। स्केलर चेन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो करते हुए होना चाहिए, है ना। कौन सी पोजीशन, कौन सी डेजिग्नेशन पे जो भी व्यक्ति हैं वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कम्युनिकेशन भी उसी तरीके से फ्लो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन इस कंसेप्ट का एक एक्सेप्शनल कंसेप्ट भी हमने पढ़ा कि अर्जेंसी के टाइम पे जब टाइम बहुत कम होता है और डिसीजन क्विकली हमको लेना होता है, उस केस में हम इतनी लंबी चौड़ी हायरार्की का जो फ्लो है वो हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम डायरेक्टली हायर अथॉरिटी से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो इस कॉन्सेप्ट को हेनरी फ्योल ने एक टर्म दिया था जिसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक कॉन्सेप्ट, ठीक है, गैंग प्लैंक कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग इमरजेंसी की सिचुएशन में या अर्जेंसी की सिचुएशन में कोई भी सुपीरियर अपने हायर अथॉरिटीज से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है टू टेक क्विक डिसीजंस एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्केलर चेन के कॉन्सेप्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कई बार ही देखा गया है एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो याद रखिए। So the correct answer is C. Fioll introduced the gangplank under scalar chain to allow quick communication. यहाँ पर किस लिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था? ताकि कम्युनिकेशन क्विक हो सके इमरजेंसी की सिचुएशंस में। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑर्गेनाइजेशन pays fair wages, offer incentives and ensure equal treatment to all employees. Which combination of principle is being applied? यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स की बात कही जा रही है, दो प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है। क्या क्या कीवर्ड्स है हमारे पास में? यहाँ पर सबसे पहले बात करी गई है फेयर वेजेस की, फेयर वेजेस
एंड इंसेंटिव्स। एंड सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है इक्वल ट्रीटमेंट। तो हमारे पास में कौन कौन से 3 कीवर्ड्स हैं? फेयर वेजेस एंड इंसेंटिव्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट। आइए ऑप्शंस एनालाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बोल रहा है डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स को फॉलो करना एंड अपने हायर अथॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट करना, तो ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं बोली जा रही है। ऑर्डर का मतलब होता है हर एक चीज़ या हर एक व्यक्ति एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट? तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बोलता है रिम्यूनरेशन एंड इक्विटी। रिम्यूनरेशन प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि सभी एम्प्लॉयज़ को हमको फेयर वेजेस देना है। फेयर, उनका जो भी पैसा बनता है हमें उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है, उनके काम के लिए, जो भी वो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं उसके लिए। तो रिम्यूनरेशन वाली बात। एंड इक्विटी, इक्विटी का मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी एम्प्लॉयज़ के साथ में हमको फेयरली ट्रीटमेंट रखना है, यानी कि किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होना चाहिए या किसी भी तरीके का पार्शियल बिहेवियर हमें किसी के साथ में नहीं करना है, सबके साथ में इक्वली बिहेवियर रखना है हमको। ये इक्विटी प्रिंसिपल कहता है, जो कि हमारे कीवर्ड्स के साथ में बिल्कुल सही मैच हो रहा है। रिम्यूनरेशन का मीनिंग होता है फेयर वेजेस एंड इंसेंटिव्स, और इक्विटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिम्यूनरेशन एंड इक्विटी। फेयर पे रिलेट्स टू रिम्यूनरेशन एंड इक्वल ट्रीटमेंट रिलेट्स टू इक्विटी, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैनेजर मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू सजेस्ट इनोवेटिव आइडियाज एंड एक्टिवली इन्वॉल्व्स देम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच प्रिंसिपल इज मोस्ट क्लियरली रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल की बात कही जा रही है? यहाँ पर हमारे पास में क्या कीवर्ड्स हैं कि एक मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहा है कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ एक्सप्रेस करें, है ना? उनको वो फ्रीडम दी जा रही है कि वो अपने सजेशंस या अपने ओपिनियंस या अपने आइडियाज़ जो हैं वो फ्रीली रख पाएँ, या उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीज़ों में। तो ये जो प्रिंसिपल है वो किसके अंडर हमने पढ़ा है? इनिशिएटिव के अंदर पढ़ा है, जिसमें ये बोला गया है कि एम्प्लॉयज़ को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकें और उसको फॉलो कर सकें, अप्लाई कर सकें, राइट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनिशिएटिव। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन। यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं या उनको मोटिवेट करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीज़ों में, डिसीजन मेकिंग में, और अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रेजेंट करें या एक्सप्रेस करें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर गिवन प्रायोरिटी ओवर पर्सनल गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, विच प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड। यहाँ पर बोला जा रहा है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने पर्सनल गोल के ऊपर हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को रखते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ओवर पर्सनल गोल्स, तो ये कौन से प्रिंसिपल में ऐसी बात कही गई है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। सेकेंड है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का ये मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होगा जिससे वो अपने ऑर्डर्स रिसीव करेगा, राइट? सी ऑप्शन बोलता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमको अपने पर्सनल या इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उसको बाद में रखना है, पहले प्रायोरिटी पे हमको अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को रखना है, ठीक है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Fayol emphasized that organizational interest must prevail over individual interest. हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी पे रखना है अपने पर्सनल या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे रखते हुए। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, अ मैनेजर ensures that tasks are assigned strictly according to employees' skills and expertise. Which principle supports this practice? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल को उनकी
स्किल्स और उनकी कैपेबिलिटी या एक्सपर्टाइज के बेसिस पे हम उनको टास्क जो है वो असाइन कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजर क्या कर रहा है, ये इंश्योर कर रहा है कि टास्क उस तरीके से असाइन किए जाएं, उसके अकॉर्डिंग असाइन किए जाएं जिस अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की स्किल और एक्सपर्टाइज है, यानी कि जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसको वही टास्क असाइन होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन से प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है, डिवीजन ऑफ वर्क में पढ़ा है, राइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क में हम एक्चुअली करते क्या है, वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एंड जो भी उन कामों को करने के लिए कैपेबिलिटी रखता है, स्किल रखता है, या उन कामों के लिए एक्सपर्ट है, उनको हम वो टास्क जो है वो असाइन कर देते हैं। जैसे अकाउंटेंट को अकाउंटिंग का काम दिया जाएगा, मार्केटर को मार्केटिंग का काम दिया जाएगा, इस तरीके से ड्यूटीज़ या फिर टास्क जो है वो असाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डिवीजन ऑफ वर्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन एंड efficiency. So friends, that's all for today's session. I hope you like the session. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इफ़ किसी तरीके का कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।